अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि कुर्बानी के जो जानवर हम हर साल पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा काम यही होता है पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवरों का। बकरियां जो है ना वो लोग देहातों में अमूमन पालते हैं, तो शहरों में ज़्यादातर बकरियां पालने का रुझान नहीं होता। वजह ये होती है कि वहाँ पे चारा जात मिलना मुश्किल हो जाते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। और बाकी यह है कि आबादियाँ होती हैं, आबादियों में ज़रा जो है ना वो लोग जगह नहीं होती इतनी घरों में रखने की, तो इसलिए लोग फिर उस तरह फार्मिंग नहीं कर पाते ना शहरों में। अगर होती है तो वो ज़्यादातर रूफ टॉप फार्मिंग यानी कि छत पे जानवर रखे जाते हैं, वो भी एक महदूद पैमाने पे। तो अक्सर लोग फिर यही करते हैं कि बजाय इसके कि वो बकरियां रखें, जगह नहीं होती और दूसरे मसाइल भी होते हैं, तो ज़्यादातर लोग फिर शहरों में बकरे रखने को तरजीह देते हैं, तो वो फिर कुर्बानी पे बकरे सेल कर लेते हैं ना। अब उन बकरों में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं। कुछ बकरे जो होते हैं वो जो एवरेज बकरे होते हैं वो पाले जाते हैं। कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो कि 8 दांत पे जाके खसी करवाए जाते हैं और फिर उनकी आला खुराक दे के उनको हैवी वेट बना दिया जाता है और वो सेल किए जाते हैं। कुछ बकरे ऐसे होते हैं जिनको हाथ से खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती उनके मुंह में ठोंसा जाता है, वो भी बड़े मोटे ताज़े हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के कुर्बानी के स्टाइल हैं जी हमारे यहाँ पे। नॉर्मल बकरे मंडी से लेके पाल लेना, और दूसरा ये है कि ज़रा पूरी ज़्यादा एज के बकरे सेल कर लेना। आम तौर पे जो मंडी से लेके जानवर हम पालते हैं वो कुर्बानी से 4, 6, 8 माह पहले लोग ले लेते हैं। कुर्बानी तक वो 2 दांत हो जाते हैं और लोग उनको बेच देते हैं कुर्बानी पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत ये बकरे ख़रीदते हैं और उन्हें 8 दांत होने तक हैवी वेट हो जाते हैं, बड़े बकरे बन जाते हैं, फिर सेल कर देते हैं। कुछ होते हैं जो कि उन्हें फोर्स फीडिंग पे लगा देते हैं, पलाई भी जिसे कहते हैं, हैंड फीड भी कहते हैं शायद, तो उस पे लगा देते हैं। खसी भी कर देते हैं, उनको खसी करवाते हैं आमतौर पे वो जब 2.5-3 साल की एज का हो जाता है, तो फिर वो बहुत हैवी वेट बन जाते हैं, वो भी सेल हो जाते हैं। बहरहाल जिस तरह भी सेल करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। हर बंदा अपनी सहूलत भी देखता है, अपना बजट भी देखता है और मार्केट भी देखता है जहाँ पे उसने जानवर सेल करना होता है। तो अब आज डॉक्टर अली रज़ा साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो इनसे कुछ बुनियादी बातें जो है ना वो कुर्बानी के बकरों के हवाले से करेंगे कि आम तौर पे जो पाकिस्तान में ट्रेंड है कि कुर्बानी से कितनी देर पहले लोग बकरे ख़रीदना पसंद करते हैं, उनकी उम्र क्या होती है और उनमें क्या क्या ख़रीदारी के दौरान जो है ना वो चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छी जो है ना वो सिलेक्शन कर सकें बकरों की, जो कि आगे फिर ईद पे हमारे लिए बेचना आसान हो। कीमत मतलब उनकी ख़रीदारी का वक़्त और उनकी सेहत और उनका बॉडी और फिज़ीक और ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए ख़रीदारी करते वक्त, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग ख़रीदारी का सोच रहे हैं, सर्दियाँ गुजर रही हैं तो ख़रीदारी का सोचा जा रहा है जी। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं, इनका जो भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उससे जनाब हम मुस्तफ़ीद होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब आपके मिजाज ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सारी बातें आपने सुनी है जी सर, इसकी रोशनी में सबसे पहले तो ये बताएं कि कुर्बानी में तकरीबन अभी कितना टाइम रह गया है? जी कुर्बानी में सर अभी तो शबान का चांद आज कल शाम को नज़र आया, तो आज शबान की पहली है, तो इसका मतलब है कि 1 महीना है शवाल का, ठीक है, शबान, ठीक है, रमज़ान, फिर आगे शवाल, ठीक है, और फिर ज़ीक़अदा, फिर ज़िलहिज्जा, मतलब अभी 4 महीने हैं कुर्बानी में। जी सर, ये शबान का, रमज़ान का, शवाल का और ज़ीक़अदा का। ठीक है। अच्छा, अभी ज़ाहिर है फिर 4 माह पहले या 6 माह पहले अक्सर लोग जानवरों की ख़रीदारी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि अभी जो एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए ख़रीदारी के वक्त, ख़ास तौर पे जबकि अभी सर्दी का मौसम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, तो जिन इलाकों से ख़रीदारी की जाती है आमतौर पे वो जनूबी पंजाब के इलाके होते हैं, ऐसे ही, तो वहाँ पे मौसम निस्बतन गर्म होता है यहाँ के। जी सर। तो जो लोग वहाँ से बकरे ख़रीदारी करने जहाँ से जाएंगे और वापस ख़रीदारी करके यहाँ पे लेके आएंगे, तो आप वो ज़रा उनके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं पहले ज़रा वो बता दें जी। सबसे पहले तो क्या है, हमारा जो शरई हुक्म है इस्लाम के जो काम है कि बकरी जो जानवर है कुर्बानी का, ठीक है, उसकी उम्र बकरी के जो है वो कम से कम 1 साल, मतलब 2 दांत उसको होना चाहिए, ठीक है। तो
सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम जानवर लेने जा रहे हैं और जो हम जानवर ले रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हम परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, क्या उस जानवर के जो हैं 2 दांत वो कुर्बानी से पहले तक का 2 साल का 1 साल का हो जाएगा, क्या उसके 2 दांत टूट जाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या निशानियाँ है कि वो हमारा जानवर है वो कुर्बानी पे लग जाएगा। एक तो ये है कि उसके अगर तो हैं 2 दांत सामने वाले, ठीक है, नीचे ही होते हैं दांत, ठीक है, ऊपर वाले नहीं होते बकरियों के, तो नीचे वाले जो सामने दरमियान वाले 2 दांत हैं, अगर तो वो बड़े हैं, बड़े हुए बाकी की निस्बत बड़े हैं, तो मतलब समझ लें कि वो 2 दांत हैं। या अगर वो टूटे भी हुए हैं तो समझ लें कि ये 2 दांत हो गया, कुर्बानी पे लग सकता है। ये तो है शरई हुक्म कि कम से कम जो सबसे पहले जो चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जानवर 1 साल को। उसके बाद जो दूसरा शरई हुक्म आता है कि जानवर में कोई फिज़िकल डिफेक्ट, जिस्मानी लिहाज से कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सींग ना टूटा हो, और इसके अलावा और भी बीमारी वाला जानवर ना हो। ठीक है, ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब लोग ख़रीदारी करने जाते हैं, ठीक है, जानवर को बस देख लेते हैं सरसरी नज़र और ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसमें ये डिफेक्ट था, इसमें ये कमज़ोरी थी। अब कुछ जानवर लोग, हमारा ट्रेंड अब मोटे भी करने होते हैं, लोगों फैटनिंग भी करनी होती है, उसलिए भी ख़रीदते हैं। तो जानवर को जो देखना है, उसकी जो फिज़ीक देखनी है, ठीक है, कि उसकी जो बॉडी है क्या वो फर्दर ग्रो कर सकती है, कमज़ोर तो नहीं है जानवर बिल्कुल ही, क्योंकि कोई बीमारी तो नहीं है। जानवर को सही तरह चला के देखें, ठीक है, उसको अच्छी तरह बॉडी को उसकी को ऑब्ज़र्व करें। तो ये मोटे मोटे पॉइंट है जो हमें ना मद्देनज़र रखने चाहिए। अच्छा, यहाँ से लोग जाते हैं यहाँ पे सर्द मौसम है, वहाँ पे मौसम गर्म है, अब जो यहाँ वहाँ पे जाके लेके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, कोई उन्होंने आगे उस तरह इंतज़ाम नहीं किया होता, क्या ख्याल है? तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि क्या इंतज़ाम करने चाहिए जाते हुए, आते हुए और सफ़र में? जी सर, देखें, एक तो जो सफ़र होता है जानवर के लिए वो स्ट्रेस होती है, लंबा सफ़र, ठीक है, जनूबी पंजाब जाना और हमारे इस इलाके में काफ़ी लंबा सफ़र बनता है, ठीक है। एक तो जानवर की तरह ट्रैवल करके लाना, तो एक तो वो स्ट्रेस है, ठीक है। दूसरा ये है कि वहाँ पे थोड़ी निस्बतन गर्मी है, ठीक है, वो अपने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रह रहा है वहाँ पे। लेकिन जब हम इधर लेके आ रहे हैं, इधर निस्बतन ज़्यादा थोड़ी सर्दी होता है, तो इस माहौल में उसको अडाप्ट करने से पहले उसको क्या कहते हैं, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारा जो उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको बंदोबस्त करना चाहिए, ठीक है। जानवर को फीड वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। सफ़र में सफ़र से आया, अगर ज़्यादा लंबा सफ़र है तो जानवर को रास्ते में रेस्ट भी करवाएं ताकि उसको स्ट्रेस ना आए, ठीक है। फिर ले के आएँ, उसको उस माहौल में अडाप्ट कराने की कोशिश करें, फीड का बंदोबस्त करें, ठीक है। और उसकी खुराक जो है वो भी आप उनसे कंफर्म करके पहले क्या खा रहा है। लोग इस तरह भी करते हैं, वहाँ से ले आए हैं, वो वहाँ पे कोई सिंपल सा चारा खा रहा था, कि ये दे दिया वो दे दिया, तो फिर जानवर बीमार हो जाते हैं। मतलब कि जो खुराक पहले खा रहा है उस खुराक का भी आपको पता होना चाहिए, और वही खुराक मैं समझता हूँ कि कम से कम भी को हफ्ता जो है ना, वो हफ्ता 1.5 वो पुरानी खुराक के साथ नई खुराक मिक्स करके देनी चाहिए, ताकि आस्ता आस्ता उसका मैदा फिट हो जाए, डायरिया की तरफ ना चला जाए। अच्छा, ये तो हो गया। मैंने जो पढ़ा था इसके बारे में, मंडी में आप जब जाएं तो आप जानवर की आंखें भी चेक करें। जी सर, आंखों में अब क्या क्या चेक करना होता है? आंखों में सर जी कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिस तरह के हमारी जो ब्लड के पैरासाइट होते हैं, जिस तरह खून के जो जरासीम होते हैं, जिस तरह बेबेजिया, थलेरिया होता है ना, प्लाज्मा बकरियों में होता है, ठीक है। तो उसका जो है वो चीज़ें आंखों से पता लग जाती हैं कि जानवर में एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। इसकी जो ऊपर वाली झिल्ली या नीचे वाली आंखों में खोल के देखते हैं कि जानवर को है जो, अगर तो वो पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की है, सही है, ठीक है, थोड़ी सी डार्क रेड है तो फिर तो जानवर ठीक है। अगर वो डार्क रेड से गुलाबी से नीचे है, मतलब सफ़ेदी की तरफ आ रही है, समझ लिया कि उस जानवर डिस्टर्ब है, या तो डिहाइड्रेटेड है, या बीमार रह चुका है, या उसको खून में मसला है, ठीक है। तो इस तरह का जानवर डिस्टर्ब है, तो इस तरह के जानवर से ज़रा अवॉइड करना चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो जिस्मानी उसका कोट होता है, खाल बाल, ये सारी ये खरीदारी में ये इसमें क्या पॉइंट देखने चाहिए? जी, ख़रीदारी में सर जिस्म के लिहाज से देखें, सबसे जो सेहतमंद जानवर होगा वो तो अपनी चमक से ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई जानवर डिस्टर्ब होगा, या उसको पेट के कीड़ों का मसला होगा, या मैदा उसका डिस्टर्ब होगा, या उसका जिगर डिस्टर्ब होगा, तो उसका कोट रफ हो जाएगा,
ठीक है, या उसको अगर जुओं या चिचड़ों का मसला होगा तो उसका कोट रफ होगा, उसके ऊपर क्या कहते हैं उससे खुश्की होगी, तो ये जानवर भी बीमारी की तरफ होता है, क्योंकि उसका नॉर्मल जानवर है, उसका कोट जो है वो शाइनिंग होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर कोई जानवर डिस्टर्ब है, बीमार है, तो वो उसका जो स्किन कोट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है। मतलब जो जिसका जानवर में चमक कम है, कोशिश करनी चाहिए कि वो भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि बॉडी स्कोर के हवाले से कि तकरीबन जानवर का बॉडी स्कोर कितना होना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए खरीदारी का? हमारे यहाँ अमूमन जो लोग हैं, जो बकरियों में जो बॉडी स्कोर चेक करने का जो तरीका होता है वो होती है उसकी जो पिछली बोन सैक्रम रीजन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो ट्रांसवर्स जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे चली आ रही है, पिछली टांगों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दुम के आगे, ठीक है, वहाँ से हाथ रख के लोग चेक करते हैं, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल आपको हड्डियाँ महसूस हो रही हैं तो जानवर समझे कि डिस्टर्ब है। अगर इस तरह आप दबा रहे हैं तो हड्डियाँ चुभ रही हैं, समझ लें कि जानवर डिस्टर्ब है, बीमार है, और ये आगे कुर्बानी के लिए हमें या अगर हमें फैटनिंग के लिए रहना तो वो ये अच्छा जानवर है। लेकिन अगर थोड़ा सा वो हड्डियों से आपको नहीं चुभ रहा, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे गोश्त है, तो फिर वो जानवर कुछ ठीक है कदरे उससे जिसकी चुभ रही थी, ठीक है, थोड़ा सारा गोश्त है, वो आपको फैटनिंग के लिए काम आ सकता है, या कुर्बानी के लिए आप उसको मज़ीद वेट गेन करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा जी, बकरी तंग करने लग पड़ी थी जी, कुंडा खड़काने लग पड़ी थी, तो वो फिर सेशन ख़राब हो गया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि जिन जानवरों के सींग ख़त्म कर दिए जाएं बचपन में उनकी कुर्बानी नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं उनकी कुर्बानी हो जाती है, ठीक है, तो इस पे आपकी क्या राय है जी? देखिए सर जी, दो तरह के केस हो सकते हैं। एक तो जो जानवर होते हैं वैसे ही नेचुरली होते हैं, कुदरती तौर पे ही उनके सींग नहीं निकलते, वो तो जायज़ है, ठीक है। और दूसरे जो जानवर हैं जिनके हम खुद सींग ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये हुक्म है कि जो सींग जो आप जड़ से ख़त्म कर दें बचपन में, ठीक है, वो कुर्बानी में जायज़ है, ठीक है। लेकिन जिस जानवर का अभी आपने सींग ख़त्म करने की कोशिश की है और आपने डिस्टर्ब कर दिया जानवर को, उसकी कोई डिफेक्ट आ गया बॉडी में, कोई ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया जिसकी वजह से वो चलना लकड़ाना शुरू हो गया, या और वो इन्फेक्शन वगैरह हो गया और वो सही नहीं हो रहा, एनिमल डिस्टर्ब है, तो वो जायज़ नहीं है कुर्बानी के लिए। अच्छा, यानी कि अगर हम अच्छे तरीके से इनके सींग ख़त्म कर दें बचपन में, जो कोने बकरे बन जाते हैं जी, तो वो कुर्बानी हो सकती है अगर उसमें जानवर पे कोई असर ना आए उस चीज़ का, जानवर ठीक हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो उस पर वो जायज़ है। अगर वो डिफेक्ट आ जाए कोई तो फिर नहीं वो जायज़। हाँ, कोई फॉल्ट उसमें अगर नहीं नज़र आ रहा सामने फिर वो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जानवर ख़रीदारी करते वक्त किन पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए? मतलब अगर दुम टेढ़ी हो तो क्या कुर्बानी हो सकती है? सर इस पे क्या कहते हैं कि अगर तो है वो हड्डी नहीं टूटी हुई, हड्डी वगैरह नहीं टूटी, या कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं लग रहा आपको, ठीक है, तो फिर तो जायज़ है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में उसके कोई क्या अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा तो ये तो डिफेक्ट है, तो हिला नहीं पा रहा। लेकिन अगर वो यूज़ कर पा रहा है जानवर अपनी नॉर्मल हालत में है तो फिर तो जायज़ है। सही है। अगर टांग वगैरह का फ्रैक्चर वगैरह है और वो एनिमल अभी थोड़ा सा रिकवर नहीं हो पा रहा तो फिर वो नहीं जायज़। अच्छा, अगर बकरी को साड़ू पड़ा हो उसकी कुर्बानी हो सकती है? ये थोड़ा सा सर वो देखे ना, बीमारी वाला जानवर नहीं है अलाउ। अच्छा, वो बीमार है जानवर, डिस्टर्ब है उसकी, देखें उसके चड्डे में जो अडर में है मसला, तो वो पूरी बॉडी में मसला है। अगर बकरे को फोड़े निकले हों जिसम पे, बड़े बड़े फोड़े देते हैं, अगर सर जी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो फिर तो चल जाएगा। अच्छा जी, फिर ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कुछ व्यापारी हजरात जो है ना वो दांतों से भी करप्शन करते हैं, ऐसे ही है सर, तो उसके बारे में फिर आपकी क्या राय है कि कैसे पहचान की जा सकती है कि ये बकरा जो है ये दोंदा है, खीरा नहीं है? ज़ाहिर है कि खीरे के भी दांत साइड से तोड़ दिए जाएं तो बीच वाले दो रह जाएंगे तो शक यही पड़ेगा ये दोंदा ही है। क्या ख्याल सर? मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि जो दांत तोड़े गए होंगे ना उनकी जगह कम होगी, नीचे से ना जहाँ से टूटे हैं स्पेस कम होगी, क्योंकि जब जानवर दो दांत होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो स्पेस वाइडर लेके ना चौड़ी जगह लेके ना वो फिर टूटता है नीचे से जगह से, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे एक्सपीरियंस पता, बाकी लोगों का अपना राय हो सकती है।
कि वो जगह दांत बड़ा होता है, स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। जब वो टूटा होता है तो नीचे से जानवर दांत बड़ा आ रहा था, तो वो स्पेस ज़्यादा होती है। और तोड़ने वालों का तो वो और भी चीज़ ऑब्जर्व हो सकती है कि ज़बरदस्ती तो नहीं खींचा हुआ, जगह कोई और भी इंजरी मुंह के अंदर हो सकती है। लोग तोड़ते हैं, ये बड़े केस ऐसे होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जानवर में कोई डिफेक्ट होता है, जैसे दर्द निकला है कुछ भी, तो उसको पेन किलर लगा के आर्जी तौर पे तो ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जब वो अगले घर जाता है तो वहाँ पे वो दर्द फिर उसके शुरू हो जाता है। ये तो सर पेन, इसके अलावा और भी जानवर में डिस्टर्बेंस हो सकती है। जैसे अभी आपने साड़ू का कहा है, ठीक है, थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह लगाई उसको, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर आगे चला गया, फिर ख़राब हो गया। तो इसी तरह ये है, देखे जानवर डिस्टर्ब है तो वो जिस बंदे के पास जाएगा उसको तो डिस्टर्ब ही रखेगा। तो इस तरह ये जानवर, ऐसे जानवर पूरी तसल्ली करके तो फिर खरीदने चाहिए। इस पे तो लोगों का क्या कहते हैं अपना ईमान है कि किस तरह बेचना है। अगर जानवर में तो वो दोनों लंगड़ा निकला था, घर आ गया आपके सर, घर आके आपका वो जानवर लंगड़ा निकला जी सर, वो पेन किलर लगाया तो वो थोड़ी फिर क्या कुर्बानी हो जाएगी? फिर वो सही देखना पड़ेगा कि वो डिफेक्ट क्या कहते हैं, फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर तो फ्रैक्चर है तो फिर तो नहीं है, क्योंकि वो डिफेक्ट आ गया उसकी बॉडी में। तो अगर कोई और वजह से थोड़ी सी चोट लगने की वजह से लंगड़ा है, वैसे पट्टे वगैरह को लगी, तो वो रिकवर हो जाएगा, वो तो डिफेक्ट नहीं है बॉडी में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर लोग जो है ना, जब कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं तो आके उन्हें सरकारी वैक्सीन करवा लेते हैं। जी सर। एक तो मैंने देखा है ट्रैवल स्ट्रेस होता है, जानवर बड़ी दूर से आता है। जी सर। दूसरा मौसम तब्दील हो गया यहाँ पे, जो तीसरा खुराक तब्दील होगी, ठीक है, और ऊपर से उसकी ये होगी वैक्सीन होगी, और अक्सर लोग डिवर्मिंग भी कर देते हैं। जी सर। तो जानवर पे इतने ज़्यादा तनाव जब इकट्ठे आ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए? जी सर, देखिए सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने करीब से ही कोशिश करें कि जानवर को परचेज़ करें, ठीक है। जानवर जो है वो इतनी ट्रैवलिंग जो है वो बकरी तो वैसे बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि 7-8 घंटे 10 घंटे की भी वो इसके लिए ज़्यादा हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अभी आप जानवर हम लोग ऐसे देखे बड़े, वो लेके आते हैं, आते ही वैक्सीन है, खुद एक स्ट्रेस है, तनाव है, इसी तरह डिवर्मिंग एक तनाव है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि जानवर को पहले लाएं, ठीक है, उसकी जो ट्रैवलिंग सिकनेस है उसको पहले थोड़ा सा कम करें, उसको स्टेबल करें, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में आ रहा है, पीछे से पता नहीं वो इकट्ठा हो अपने दूसरे बकरियों के साथ, अगर आप अकेला लेके आ रहे हैं उसको वो भी स्ट्रेस होगा। पहले उसको अपने साथ मनूस करें, उसका एनवायरनमेंट जो है उसके साथ उसको स्टेबल करें, फिर जो है वो आप दूसरी चीज़ें कोई 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता 15 दिन बाद फिर आप उसकी डिवर्मिंग करें, ठीक है। ये भी लोग बड़ा समझते हैं कि पहले वैक्सीन करवा दी, वैक्सीन पहले नहीं करवानी चाहिए, पहले डिवर्मिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले डिवर्मिंग करें, फिर उसके बाद अगर वैक्सीनेशन करवानी है तो फिर वो करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या ज़रूरी है? वैक्सीनेशन अगर आप जानवर रख रहे हैं ज़्यादा सा जी, क्योंकि ट्रैवल करवा के एनिमल को लेके आ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अच्छा, आजकल जो लोग जानवर लेके आएंगे उन्हें कौन सी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? सबसे पहले तो जो मेजर सर जी हमारा इशू है वो तो है PPR का। दूसरा, क्योंकि हमने डायरिया वगैरह का हमारे यहाँ ख्याल नहीं है, तो एंटेरोटॉक्सीमिया जो आंतों में बीमारी है, आंतों की सोजिश होती है, उसकी भी वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ट्रैवलिंग एनिमल में जो अफेक्ट कर रही होती है वो CCPP होती है, कंटेजियस प्राइमरी पैरालाइज निमोनिया, ये भी करवा लेनी चाहिए। लेकिन सबसे प्रेफर करना चाहिए PPR को, क्योंकि उसमें वो वायरल है, तो उसको कंट्रोल करना तो मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी तीनों इकट्ठी भी हो सकती हैं? प्रेफर सर जी ये किया जाता है कि थोड़ा सा वक्त पे लगाइए, एक स्ट्रेस, क्योंकि एक वायरस है, बाकी 2 बैक्टीरिया की वैक्सीन है, तो एक वैक्सीन के में तकरीबन 3 हफ्तों का डिफरेंस होना चाहिए। तो इतना तो टाइम लोगों के पास शायद ना हो सके। एक वैक्सीन PPR की काफ़ी है। अगर आप जानवर किसी सही जगह से ले रहे हैं, ऑथेंटिक बंदे से ले रहे हैं, उससे सारी हिस्ट्री लेना कि इसको क्या पीछे मसला रहा है, ठीक है, इसको वैक्सीन हो चुकी है नहीं हो चुकी, डिवर्मिंग कब किया आपने, तो अगर ये आपको हिस्ट्री सारी पता होगी तो फिर तो आपको मसला नहीं। देखिए, ये जो आपकी वायरल डिजीज़ हैं इनकी वैक्सीनेशन यहाँ हमारे यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इनकी डिजीज़ हिस्ट्री भी कोई नहीं, पिछले 5 साल से आप कह लें कि इस तरह की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। जी सर। तो यहाँ से जो बंदा जानवर लेके जाए, क्या उसको भी डिवर्मिंग करवानी चाहिए वैक्सीनेशन कि नहीं? सर इस तरह है कि
अगर वो दूसरे जानवरों में लेके जा रहा है तो फिर तो इसको करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके जानवरों में कैरियर हो, उनको डिजीज ना हो रही हो, ठीक है, तो इसको हो जाए, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम अभी उससे वास्ता नहीं पड़ा इसका। लेकिन अगर उसने सिंपल अकेला रखना है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे हमने ये रिज़ल्ट अखज़ किया, ये नतीजा निकाला कि अगर तो आप किसी ऐसी जगह से लेके जा रहे हैं जहाँ पे घर के जानवर तैयार हुए हैं, यानी कि वहाँ पे बकरियों ने बच्चे दिए, अब वो वैक्सीन उसने करवाया या नहीं करवाया, उसमें कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है। तो वहाँ से अगर आप लेंगे और अकेला जानवर घर पे रखेंगे तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप व्यापारी से ले रहे हैं या एक ऐसे बंदे से ले रहे हैं जो जानवर लाता है बेच देता है, बकरियाँ लाता है बेच देता है, तो फिर करवा लेनी चाहिए। फिर तो ज़रूरी है सर। हाँ, बेशक आपने अकेला रखना हो फिर भी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो इनकी न्यूट्रिशन बनती है, खुराक, जी सर, वो क्या होनी चाहिए? वो तो ज़ाहिर हर इलाके में हर इंसान जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही, वो दस्तियाबी के मुताबिक ही वो लेता है, लेकिन आप जो है ना क्या कोशिश करनी चाहिए कि जानवर, कुर्बानी के जानवर को खुराक में क्या देना चाहिए जिससे वो सेहतमंद रहे? सर देखें, जानवर ने तो सेहतमंद खुराक आप जिस तरह की भी देगी उसमें एडजस्ट करना है, लेकिन हम ज़रा कुर्बानी के, क्योंकि हमने ज़्यादा तो लोग ट्रेंड है कि सेल वगैरह या लोग शौक से, सबसे पहले तो आप जिस बंदे से ले रहे हैं, जैसे परचेज़ कर रहे हैं, उससे डाइट कन्फर्म करें। तो मैं पहले भी पॉइंट बता चुका हूँ, ताकि वो आपको पता होगी तो आपकी तो आधी बीमारियाँ वहीं से रिकवर हो जाएंगी। क्योंकि आप जानवर को लेके आएंगे तो फिर आप उसको उस थोड़ी थोड़ी फीड चेंज करते जाएंगे, फिर एकदम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं ला के, तो एनिमल वहीं से डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो रिकवर ही नहीं होता। अब जो हमारे यहाँ ट्रेंड है लोगों का, वो ये होता है कि सबसे पहले तो चारा तो डालना ही नहीं, क्या खुश्क हो या सब्ज़ हो, क्या डालना है जी, गंदम डालनी है, चने की दाल डाल दी है, चने डाल दिए हैं, ठीक है, यही डालते रहते हैं, तो वहीं से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जो चारा है वो जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है, जानवर के मैदे के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप हम सिर्फ उसे ये जनास देते रहेंगे तो फिर तो वो एनिमल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा जो है क्या कहते हैं चारा है, उसकी मकदार 60-40 होनी चाहिए, मतलब 60% जो है एनिमल का उसको चारा देना चाहिए, 40% उसको जो है वो आप जो भी इसमें जनास दे सकते हैं। एनिमल बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा इसमें भी। ठीक नहीं, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात ये बता दें कि हम क्योंकि यहाँ पे खुश्क चारा इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़्यादा अपने लिए ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो आप हजरात भी कोशिश करें कि खुश्क चारा अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है, और अगर नहीं मिलता तो चलें जो मिले वो मिले, इस्तेमाल तो करवाना ही है ना। और एक सर जी मेरी, मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन में सर ये है कि एक सब्ज़ चारा खाने वाला जानवर और एक खुश्क चारा खाने वाले में कम फ़र्क होगा। क्योंकि जो सब्ज़ चारा होता है वो एनिमल को जो है वो जल्दी उसका पेट भर जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन जो ड्राई चारा है वो एनिमल खाता भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसका क्या कहते हैं ह्यूमन फील इफेक्ट भी आता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं डाइजेशन में भी उसकी ईजी रहता है एनिमल, और खाता भी ज़्यादा, जिससे वजह से उसको एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है, प्रोटीन भी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि सब्ज़ चारा तो मॉइस्चर ज़्यादा होती है और फाइबर्स कम होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो जी। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि कुर्बानी के जानवर ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज की मौजूद। इंशाल्लाह वो जल्द डॉक्टर साहब के साथ फिर नई जनाब को वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।